एशिया और यूरोप को एक दूसरे से जोड़ने वाले इलाके को यूरेशिया बोला जाता है। यूरेशिया का इलाका वो इलाका है जिसमें रशिया अपना दबदबा पूरा बनाना चाहता है, और रशिया का मानना है कि ये उसका एक स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड है। लेकिन अमेरिका इस पूरे इलाके में इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है कि रशिया आज की डेट में पुतिन की लीडरशिप में ये बात समझ चुका है कि अगर कल को यूएस और रशिया के बीच में किसी प्रकार का युद्ध होता है तो वो युद्ध का कारण एक ही होगा, और वो होगा यूएस का इंटरफेरेंस इन यूरेशिया। पर यूरेशिया रशिया जिसको अपना एक स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड मानता है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे 3 से 4 लोगों का जो थॉट प्रोसेस और थ्योरीज हैं, हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे आपको समझ आएगा कि आज की डेट में अमेरिका किस प्रकार से इस रीजन में गंदे खेल खेल रही है, जिसकी वजह से रशिया प्रोवोक किया जा रहा है, हो रहा है, और ये प्रोवोकेशन का अंत अमेरिका प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएगा। इसमें सबसे पहले आते हैं 1904 में एक बड़े महत्वपूर्ण ब्रिटिश ज्योग्राफर जिनका नाम था हेल्फोर्ड मैकिंदर। इन्होंने दी थी एक थ्योरी जिसका नाम है यूरेशियन हार्टलैंड थ्योरी। इस यूरेशियन हार्टलैंड थ्योरी में मैकिंदर ने एक बात ये बोली कि जो भी शक्ति फ्यूचर में यूरेशिया के रीजन पे कंट्रोल बना पाएगी वो विश्व को कंट्रोल करेगी। मैकिंदर का मानना यह था कि जो ये यूरेशिया का रीजन है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले देश हैं, जिसमें ईस्टर्न यूरोप से लेके पूरे आपके सेंट्रल एशिया के देश, अफगानिस्तान से लेकर भारत के बाउंड्री तक जो आते हैं, इन सारे देशों को जो शक्ति कंट्रोल कर पाए, जो शक्ति इस पूरे इलाके पे अपना दबदबा बना पाए, वो विश्व का नंबर सुपर 1 वर्ल्ड पावर होगी। और वो इसलिए बोला गया क्योंकि इस इलाके में ना तो सिर्फ बहुत सारे रिसोर्स हैं जिसकी वजह से वो शक्ति जो इन पूरे इलाकों को कंट्रोल करेगी वो शक्तिशाली होगी, बल्कि इस इलाके से पूरे के पूरे यूरोप को एशिया से जोड़ने का एक रास्ता मिलेगा उस पावर को। और जाहिर सी बात है, अगर आप कॉमन सेंस से सोच के देखें तो रशिया जो आज की डेट में नॉर्दर्न पेरिफेरी में इस पूरे टेरिटरी के साथ जुटी हुई है, वही टेरिटरी सबसे महत्वपूर्ण टेरिटरी है जो इस पूरे इलाके पे दबदबा बना सकती है। खैर, मैकिंदर ने अपनी सिर्फ थ्योरी दी थी और सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि इस इलाके पे दबदबा बनाने का मतलब है विश्व का सुपर पावर बनना। लेकिन 1930 के दशक में मैकिंदर की थ्योरी को पढ़ने के बाद, पड़तालने के बाद, जांचने के बाद एक अमेरिकन थिंकर जिनका नाम था जॉन स्पाइकमैन ने मैकिंदर की थ्योरी को अमेरिका के लिए एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बना के दी। जॉन स्पाइकमैन ने ये बोला कि अमेरिका को, और देखिए ये 1930 के दशक की बात है जब इंटर वॉर पीरियड चल रहा था, यानी कि विश्व युद्ध 1 हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध से पहले के बीच का जो वर्ल्ड था, उस समय जॉन स्पाइकमैन ने ये थ्योरी बना के बोला कि भाई अमेरिका को एक ऐसी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आने वाले समय में डेवलप करनी होगी कि जिसकी वजह से यूरेशिया में अमेरिका अपना दबदबा बना पाए। और उन्होंने ये तक बात बोली कि अमेरिका को सिर्फ अपना दबदबा बनाना नहीं है, बल्कि अपना दबदबा कुछ इस प्रकार से बनाना है कि आने वाले समय में वो किसी तीसरी शक्ति को इस इलाके में दबदबा बनाने से रोके। अब आप जॉन स्पाइकमैन के सोच को समझने की कोशिश कीजिए। जॉन स्पाइकमैन ने उस समय जब ये अपनी सोच दी और उसने ये कहा कि किसी तीसरी शक्ति, तो उस समय उसने रशिया का नाम नहीं लिया, क्योंकि उस समय अमेरिका को ये पता था कि रशिया तो एक पावर है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई यूरेशिया के रीजन में दबदबा बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें ब्रिटिश और उसमें फ्रेंच भी हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अमेरिका को ये इंश्योर करना है कि उसकी विदेश नीतियां कुछ ऐसी हों आने वाले समय में कि इस पूरे के पूरे इलाके यूरेशिया में किसी भी शक्ति का कोई भी प्रदर्शन ना हो पाए और कोई भी शक्ति ना बन पाए यहाँ पर एक पावर, ताकि अमेरिका अपनी पावर इस पूरे के पूरे इलाके में डिस्प्ले कर पाए। उस समय जॉन स्पाइकमैन को ये बात नहीं पता थी कि आने वाले समय में चंद दशकों के बाद अगर कोई शक्ति उस पूरे इलाके पे दबदबा बनाएगी तो वो ब्रिटेन और फ्रांस नहीं, बल्कि वो तो रशिया खुद ही होगी, और रशिया और यूएस परपेचुअली इस कॉन्फ्लिक्ट में लॉक हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1997 में उस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब आई और उस किताब का नाम था द ग्रैंड चेस बोर्ड।
बिग्नियो ब्रेजेजिंस्की ने ये किताब लिखी। बिग्नियो ब्रेजेजिंस्की एक बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर विश्व लेवल पे माने जाते हैं। उनकी ये जो बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी प्यारी किताब जिसका नाम है द ग्रैंड चेस बोर्ड, अब उस किताब में देखिए उन्होंने क्या चीजें लिखी। सबसे पहले उन्होंने ये लिखा कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर हमें ये बात बताती है कि रशिया ने यूरेशिया के रीजन पे अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने दूसरी बात ये बोली कि रशिया का दबदबा यूरेशिया के रीजन में रोकना होगा और इसको रोकने के लिए शीत युद्ध जीतने के बाद ये कार्य अमेरिका को और अग्रेसिवली करना होगा। और बिग्नियो ब्रेजेजिंस्की ने अपनी किताब द ग्रैंड चेस बोर्ड में कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए। उन्होंने ये बात बोली कि अमेरिका को कुछ ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी कि जो स्टेट्स इन इलाकों में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे शीत युद्ध के दौरान, जो अब आज़ाद हो गए हैं शीत युद्ध खत्म होने के बाद, यानी कि ईस्टर्न यूरोप के सारे देश, यानी कि सेंट्रल एशिया के सारे देश, इन सारे देशों में अमेरिका को, बिग्नियो ब्रेजेजिंस्की का मानना था, और जैसा मैंने बोला कि उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया अमेरिका की विदेश नीति को, कि अब अमेरिका को इस इलाके में डेमोक्रेसी का प्रमोशन करना होगा, इस इलाके में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना होगा, ताकि अगर ये इलाके डेमोक्रेटिक बनेंगे तो इन इलाकों के जो रिसोर्स हैं वो अमेरिका खुद और अपने ही सहयोगियों को बहुत ही सरल तरीके से दूसरे देशों को एक्सप्लोर करने का मौका दे पाएगा। लेकिन यदि ये देश अगर डेमोक्रेसी नहीं बने तो रशिया का दबदबा इन सारे देशों पे बना रहेगा। तो बिग्नियो ब्रेजेजिंस्की ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोल दी कि अमेरिका को ये चीज अब ध्यान रखनी है कि यूरेशिया के रीजन में, उस इलाके में जो सोवियत संघ से अभी आज़ाद हुआ है, अगर तो अमेरिका सक्सीड कर गया इस इलाके को डेमोक्रेसी को बनाने में और इस इलाके में डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने में, जैसे कि कोई डेमोक्रेसी एक प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर है जिसको ला के कंट्री में केवल इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो अमेरिकन का सोचना है, तो इस केस में अमेरिका रशिया को यहाँ पर अंडरकट कर पाएगा। और केवल अंडरकट नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका ये इंश्योर करेगा कि इस इलाके के जो रिसोर्स हैं, क्योंकि सारी लड़ाई रिसोर्स की है, और ये रिसोर्स अगर अमेरिका के हाथ लग गए तो अमेरिका इन रिसोर्सेज का प्रयोग करके सिर्फ अपनी शक्ति को और बढ़ा ही नहीं पाएगा, बल्कि अपने सहयोगियों को भी इस इलाके में आने की सहमति देगा। और इसकी वजह से इस इलाके में अमेरिका के जो बाकी सहयोगी हैं, जब वो आएंगे तो वो आकर अपना पूरा इस इलाके से रिसोर्स लेके अपनी शक्तियों को और बढ़ावा देंगे। तो अमेरिका के केस में ये बात अब तय हो गई। बिग्नियो ब्रेजेजिंस्की ने ये बोल दिया कि अमेरिका को कुछ ऐसी नीति बनानी होगी कि बहुत ध्यान से इस प्रकार से अमेरिका चले कि रशिया को इस चीज़ की भनक ना लगे कि वो यूरेशिया में उसको अंडरकट करने जा रहा है। बिग्नियो ब्रेजेजिंस्की की किताब ग्रैंड चेस बोर्ड इसलिए महत्वपूर्ण है, और लगभग दोस्तों 850-900 पेज की किताब है, मेरे पास पढ़ी भी है वो किताब और मैंने उसको पढ़ा। उस किताब में जो चीज़ें लिखी थी 1997 में जब ये किताब आई, उस किताब को अगर आप आज पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि अमेरिका ने वो नीतियाँ कैसे चलाई। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। बिग्नियो ब्रेजेजिंस्की ने जैसा बोला कि आपको रशिया को ये बात की भनक नहीं लगने देनी है कि आप कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जिन कार्यों की वजह से रशिया यूरेशिया के रीजन में अंडरकट होगा। और बिग्नियो ब्रेजेजिंस्की की किताब के बेसिस पे 2001 में 9/11 होने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, 2003 में उसने इराक को इन्वेड किया, उसके बाद उसने 2012 में पूरे मिडल ईस्ट में अरब स्प्रिंग का कटन किया। और इस सारी इश्यूज को क्रिएट करके, जो कि यूरेशिया की पेरिफेरी है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एक रशिया है और रशिया की पेरिफेरी में है यूरेशिया, और यूरेशिया है और यूरेशिया की पेरिफेरी में ये सारे देश थे, जो कि अफगानिस्तान से लेके इराक से लेके मिडल ईस्ट के बाकी सीरिया से लेके सारे देश थे, जिसमें अमेरिका ने ऐसी हलचल पैदा कर दी कि इससे इनडायरेक्ट मैसेज रशिया को जाने लगा। और इनडायरेक्ट मैसेज रशिया को ये जाने लगा कि देखिए, हमने इन सारे देशों को इनके यहाँ पर एक डेमोक्रेसी की मुहिम चला दी है। अफगानिस्तान में उन्होंने डेमोक्रेसी लाई, उसके बाद उन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन को हटा के वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी, उसके बाद उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग करके डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी। देखिए, रशियंस इतने बेवकूफ़ और मूर्ख नहीं थे, रशियंस अमेरिका का ये खेल समझ रहे थे, और रशिया ने ये चीज़ को बहुत केयरफुली समझा कि आज अगर यूरेशिया की पेरिफेरी में अमेरिका ये कर रही है और अगर यहाँ पर वो कामयाब हुई, तो यहाँ से कामयाबी के बाद जो नेक्स्ट कदम अमेरिका का होगा
वो होगा यूरेशिया का डिस्टेबलाइजेशन। इस केस में पुतिन ने अरब स्प्रिंग के बाद अपनी शक्ति को और मजबूत करना चालू किया, अपनी पावर को मजबूत करना चालू किया, और उस समय पुतिन ने ये एक निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका को मुझे यूरेशिया के अंदर घुसने नहीं देना है। तो यूरेशिया रशिया और अमेरिका के लिए एक बफर जोन बन गया, क्योंकि यूरेशिया की पेरिफेरी में अमेरिका आ चुका था और यूरेशिया के उस तरफ की पेरिफेरी में रशिया था। तो यूरेशिया एक ऐसा बफर जोन बन गया जो ऐसी परिस्थिति में आ गया कि जहां पर एक और बार एक ग्रेट गेम होने लग गई कि रशिया वहां पर अमेरिका को रोकता था और अमेरिका यूरेशिया की पेरिफेरी से यूरेशिया में घुसने की कोशिश करती थी। तो ये खेल जो अरब स्प्रिंग से चला, ये आज तक अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये चलता आ रहा है। लेकिन हमने बात करी बिग्नियो ब्रेजिजिंस्की की, हमने बात करी जॉन स्पाइकमैन की, हमने बात करी हॉलफोर्ड मैकिंदर की, पर क्या इस प्रकार का कोई थिंकर रशिया में भी था? क्या आज की डेट में रशिया में कोई ऐसा थिंकर है जो पुतिन जिससे बड़ा इंस्पिरेशन लेता है? तो ये बात भी सच है कि रशिया के केस में भी एक बहुत ही बड़े थिंकर थे जो आज की डेट में पुतिन जिनको अपना आइडियोलॉजिकल गुरु मानते हैं, और ये आइडियोलॉजिकल गुरु पुतिन की पूरी लड़ाई यूरेशिया की आज की डेट में एक्सप्लेन भी करते हैं। और इस पुतिन के आइडियोलॉजिकल गुरु का नाम है अलेक्जेंडर डुगिन। अलेक्जेंडर डुगिन जो हैं दोस्तों एक बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। इस स्ट्रेटेजिक थिंकर अलेक्जेंडर डुगिन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी दी है जिसका नाम है यूरेशियनिज्म थ्योरी। और ये यूरेशियनिज्म थ्योरी को आज की डेट में यूरेशियनिज्म आइडियोलॉजी भी बोला जाता है। और पुतिन आज की डेट में इस यूरेशियनिज्म आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। और पुतिन का मानना ये है कि डुगिन ने जो बातें बोली, अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए यूरेशिया में रशिया को, पुतिन को अलेक्जेंडर डुगिन की ही बातों को मानना होगा। अब सवाल उठता है कि अलेक्जेंडर डुगिन ने ऐसा क्या बोला? अलेक्जेंडर डुगिन ने सबसे पहली चीज ये बोली कि अगर यूएस और रशिया के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट केवल और केवल यूरेशिया को लेके होगा। यानी कि उन्होंने ये बात बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बोली कि यूरेशिया एक ऐसा जोन है जिसमें अमेरिका इंटरफेरेंस करेगा, रशिया उसको रोकने की कोशिश करेगा, और इस इंटरफेरेंस को किस हद तक अमेरिका लेके जाएगी उसका बेसिस पे डिसाइड होगा कि रशिया का रिस्पॉन्स। डुगिन ने तो एक पॉइंट पर अपनी किताब में ये तक बोल दिया कि हो सकता है कि रशिया को मजबूरन न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देना पड़े, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो उन्होंने ये बोला कि भाई, डुगिन ने बोला कि भाई अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा यूरेशिया में इंटरफेरेंस करने की। अमेरिका यूरेशिया के अंदर हर प्रकार से डेमोक्रेसी का प्रमोशन करेगा, वो डेमोक्रेसी का ढोंग रचेगा ये कह के कि हम इस इलाके को एक फ्री मार्केट इलाका बनाना चाहते हैं। वो ढोंग ये रचेगा कि डेमोक्रेसी की वजह से लोगों का फायदा होगा, इन देशों को आत्मनिर्भर बनने की एक शक्ति मिलेगी, इन लोगों को रशिया के ऊपर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी और ना ही अमेरिका पे निर्भरता रखनी पड़ेगी। तो अमेरिका का पूरा कैंपेन इस ढोंग से चल रहा है कि यदि अगर आप डेमोक्रेसी अपनाते हैं तो आप खुद ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको ना अमेरिका जैसे शक्ति पे और ना ही रशिया जैसी शक्ति पे निर्भर होना पड़ेगा। जबकि अगर आप डेमोक्रेसी बन जाते हैं तो डेमोक्रेसी बनने के बाद अमेरिका आपको अपना एक मार्केट बना के रख लेगा। रियलिटी तो असल में ये है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये बोली डुगिन ने कि उन्होंने कहा कि अमेरिका इस इलाके में नाटो को लाएगा। और आज की डेट में अगर आप देखें तो यूक्रेन को बार बार जो अमेरिका प्रोवोक करता आ रहा है, और यूक्रेन जो एक बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है, आप यूरोप का कह लीजिए या यूरेशिया का कह लीजिए, क्योंकि जब रशिया देखती है यूक्रेन को तो वो यूरेशिया के नजरिए से देखती है, और जब आप अमेरिका के नजरिए से देखें तो अमेरिका का लेंस यूक्रेन का यूरोप के नजरिए से होता है। तो आज की डेट में रशिया जो है वो ये बात समझ रहा है, क्योंकि अलेक्जेंडर डुगिन ने ये बात बोली थी कि भाई अमेरिका इस यूरेशिया के इलाके में डेमोक्रेसी का खेल तो खेलेगा ही, लेकिन वो डेमोक्रेसी के खेल को और स्ट्रेंथन करने के लिए इस इलाके में नाटो को लाएगा। और नाटो के लाने की वजह से वो अपना पूरा का पूरा खेल एक्सपोज कर बैठेगा। क्योंकि आप सोच के देखिए, अभी मैंने आपको यही बात बताई कि अमेरिका बोल रहा है कि डेमोक्रेसी आएगी तो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अरे भाई, अगर डेमोक्रेसी ही आपका गेम था तो फिर आप नाटो क्यों लाए? क्योंकि आप
इस इलाके में कंट्रोल बनाना चाहते हो। जो स्पाइकमैन ने बोला था, मैकिंदर ने बोला था, आप प्रिसाइसली वही करना चाहते हो। आप बेसिकली इस इलाके में नाटो को इसलिए प्रमोट कर रहे हो ताकि कल को इस इलाके के सारे रिसोर्सेज के ऊपर दबदबा आपका बन जाए। लेकिन एक चीज समझने की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर अलेक्जेंडर डुगिन ने दो बड़े महत्वपूर्ण सजेशंस रशिया के लिए दिए। उन्होंने सबसे पहला सजेशन रशिया के लिए ये दिया कि रशिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी और जो भी होगी, आज की डेट में जैसे रशिया की पॉलिटिकल लीडरशिप में व्लादिमीर पुतिन है, तो उन्होंने ये कहा कि रशिया की पॉलिटिकल लीडरशिप को सबसे महत्वपूर्ण कार्य अमेरिका के इस गंदे खेल को रोकने के लिए ये करना होगा कि उसको कन्विंस करना होगा अपने पूरे रशियन पॉपुलेशन को कि यदि नाटो आज की डेट में यूरेशिया में आई, यदि यूरेशिया के देश डेमोक्रेसी बने, तो कल को रशिया जो है, रशियन फेडरेशन जो है, मदर रशिया जो है, वो पूरा टूटेगा। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि सोवियत संघ को तोड़ने के लिए और सोवियत संघ को तोड़ने के पीछे अमेरिका का ही हाथ था। तो अलेक्जेंडर डुगिन ने ये बात बोली कि रशिया की लीडरशिप के ऊपर ये एक ओनस है कि वो आज की डेट में अपने लोगों को कन्विंस करें कि रशिया के अंदर एक मजबूत लीडर की रिक्वायरमेंट है। पुतिन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पुतिन ने अपनी पूरी पॉपुलैरिटी रशिया में इसी कारण से बनाई है। आज की डेट में अगर आप पुतिन को देखें तो पुतिन को कोई भी रशिया में अपोज नहीं करता। लोग रशिया के हार्डशिप झेलने को तैयार हैं। लोग रशिया के इस बात से भी तैयार हैं कि अगर अमेरिका हम पे सैंक्शन लगा दे, हम वो हार्डशिप झेल लेंगे, लेकिन हम मदर रशिया को टूटने नहीं देंगे। ये उनका एक दृढ़ संकल्प है, ये उनके अंदर एक मोटिवेशन है। और ये मोटिवेशन को इंस्टिल करने में पुतिन बहुत कामयाब रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने अपनी पोजीशनिंग ये की है कि रशिया को एक मजबूत लीडर की रिक्वायरमेंट इस कारण से है क्योंकि अगर ये मजबूत लीडर रशिया में नहीं आया तो अमेरिका जैसा देश हमारे पेरिफेरी को तोड़ेगा और कल को फिर आके हमें तोड़ेगा। इसी रीजन से आप देखिए कि आज की डेट में जब हम अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं तो कई बार आर्टिकल्स आते हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ लोग ये बात बोलते हैं कि देयर इज अ राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स इन द वर्ल्ड, जिसमें स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स में जी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, यहाँ से लेकर आपके व्लादिमीर पुतिन और एक पॉइंट पे डोनाल्ड ट्रंप को भी गिना जाता था। तो आज की डेट में ये जो राइज ऑफ स्ट्रॉन्गमैन लीडरशिप है, आप इसको रशिया के नजरिए से देखिए कि रशिया में राइज ऑफ स्ट्रॉन्गमैन लीडर व्लादिमीर पुतिन अपने आप को स्ट्रॉन्गमैन लीडर सिर्फ इसलिए पोजीशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कोई बड़े मैसोचिज्म में बिलीव करते हैं, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलेक्जेंडर डुगिन ने ये बात बोली थी कि रशिया के समाज को एकजुट होना पड़ेगा, रशिया के लोगों को हार्डशिप झेलनी पड़ेगी। क्योंकि या तो वो डिसाइड कर लें कि ये हार्डशिप झेलें और या फिर डिसाइड कर लें कि पूरा का पूरा मदर रशिया एक दिन अमेरिका का गुलाम बन जाएगा और एक दिन पूरा का पूरा मदर रशिया टूट जाएगा। तो अलेक्जेंडर डुगिन की सिर्फ ये एक नीति नहीं थी, बल्कि अलेक्जेंडर डुगिन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नीति ये थी कि डुगिन ने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी बोली कि अगर रशिया को कंट्रोल करना है यूरेशिया के अंदर अमेरिका के दबदबे को, तो उस केस में रशिया को एक और कार्य करना पड़ेगा और रशिया को ये करना पड़ेगा कि उसको लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करना होगा और इन लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करके उसको ये इंश्योर करना होगा कि जो अमेरिका का डॉलर है उसको कमजोर किया जाए। क्योंकि अमेरिका, देखिए अलेक्जेंडर डुगिन ने कितनी महत्वपूर्ण बात बोली कि अमेरिका अपना दबदबा अगर आज की डेट में यूरेशिया में बना पा रहा है और यूरेशिया में बनाने की कोशिश चाहे नाटो या डेमोक्रेसी से कर रहा है, तो उसका कारण केवल एक है और वो कारण है कि अमेरिका के पास डॉलर की बैकिंग है और डॉलर की शक्ति है। अगर इस डॉलर का दबदबा कमजोर किया जाए, अगर इस डॉलर के दबदबे को तोड़ा जाए, तो अमेरिका यूरेशिया में अपना गंदा खेल नहीं खेल पाएगा। यही बात जब अलेक्जेंडर डुगिन ने बोली और रशिया के व्लादिमीर पुतिन को जब ये बात समझ आई, तो आप आज के डेट के इवेंट्स को देखिए, तो आज के डेट के इवेंट्स में ये बात बड़ी स्पष्ट होती हुई दिखती है कि रशिया आज की डेट में हर एक वो लाइक माइंडेड कंट्री के साथ, और इसमें मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि भारत भी एक कंट्री है जो रशिया के साथ इस संकल्प में उसके साथ है, क्योंकि भारत भी आज की डेट में ये नहीं चाहता कि अमेरिका कमजोर हो, पर भारत ये जरूर चाहता है
कि डॉलर की डिपेंडेंसी कमजोर हो, क्योंकि डॉलर की डिपेंडेंसी का मतलब है कि पूरा विश्व अमेरिका का गुलाम बना रहेगा और भारत इस चीज में ये गुलामी को सपोर्ट नहीं करता। खैर, भारत के रीजन अलग हैं और रशिया के रीजन अलग हैं। पुतिन ने ये बात समझ ली है, इसीलिए अगर आप देखें तो पुतिन आज की डेट में चाइना के साथ एंगेज करते हैं, ईरान के साथ एंगेज करते हैं, मिडल ईस्ट के कई देशों के साथ एंगेज करते हैं, और ये सारे लोग आज की डेट में मिलजुल के, खैर ये कार्य अभी प्रगति में है, इसमें कोई अभी सक्सेस प्राप्त नहीं हुई, समय लगेगा, लेकिन आप आने वाले समय में ये जरूर देखेंगे कि विश्व में कुछ एक ऐसी मिनी लैटरल क्रिएट होने जा रही है कुछ आने वाले समय में, कि इस मिनी लैटरल में ये होगा कि कई ऐसे देश हो जाएंगे एकजुट, और ये सारे के सारे देश मिलकर डॉलर की डिपेंडेंसी घटाएंगे। ये सारे के सारे देश डॉलर पे अपनी निर्भरता घटाएंगे, और जिस दिन इन लोगों की डॉलर से निर्भरता घटी, आप उस दिन एक चीज ये देखिएगा कि डॉलर कमजोर होगा, और जिस दिन डॉलर कमजोर होगा, अलेक्जेंडर डुगिन की बात, व्लादिमीर पुतिन की बात, कि अमेरिका का दबदबा यूरेशिया में कम होगा। तो देखिए, आज की डेट में पुतिन तैयार हैं, पुतिन को ये बात मालूम है कि यूरेशिया में कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, और यूरेशिया की वजह से अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना है, और अगर अमेरिका ने ज्यादा रेड बटन्स प्रेस कर दिए तो कल को ये न्यूक्लियर लेवल पे भी जा सकता है। लेकिन इसको न्यूक्लियर लेवल से अगर नीचे के लेवल पे देखा जाए तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं टैकल करने के, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन ये है कि हम इस पूरे के पूरे इलाके में सबसे पहली जो कार्य करें वो ये है कि हम डॉलर को ग्लोबल लेवल पे कमजोर करें। तो आप रशिया की स्ट्रैटेजी देखिए दोस्तों, कि पूरे विश्व स्तर पे डॉलर को कमजोर किया जाए, ताकि कमजोर डॉलर कल को जाके यूरेशिया में हरकत ना कर पाए। आज की डेट में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ऐसे जो है रशिया जैसे देश लॉन्ग टर्म में अपनी सोच बनाते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक विजन। मैं कहने में फिर से संकोच नहीं करूंगा, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के पास इस प्रकार की कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग और लॉन्ग टर्म विजन अभी तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी करते हैं तो अपोजिशन जो है वो उस चीज़ को काउंटर करती है, और जब अपोजिशन पावर में आ जाती है तो उसका सिर्फ कार्य यही रहता है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उनके पॉलिसीज को अंडू किया जाए। यहाँ पर पिछले 75 सालों में हम एक दूसरे को, पार्टियों को ही काटने में लगे हैं। हम अपने मदर इंडिया को लेके आज की डेट में एक लॉन्ग टर्म विजन बना नहीं पाए। इसी रीजन से आप देखिए कि मैंने कई बार ये बात बोली कि भारत जैसे देश के पास एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन तक नहीं है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक फॉरेन पॉलिसी का विजन तक नहीं है। तो ये चीज़ों पे हमें रशिया जैसे देशों के साथ सीखना होगा। और तो और एक चीज़ तय है दोस्तों, कि रशिया ने ये भी समझ लिया है कि मुझे अमेरिका को सिर्फ यूरेशिया में नहीं रोकना, मुझे अमेरिका का सिर्फ डॉलर कमजोर करके उसको यूरेशिया में आने से नहीं रोकना, बल्कि मुझे अमेरिका को उसके अंदर जाके कमजोर करके, उसके रेशियल टेंशंस, इथनिक टेंशंस को एक्सप्लॉइट करके अमेरिका को इंटरनली भी तोड़ना है। और जो मैंने अभी चंद दिनों पहले एक ऑपरेशन बनाया था जिसका इसी सीरीज में नाम है ऑपरेशन ब्रेक अमेरिका और ऑपरेशन सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका, वो दोनों वीडियोस से अब आप समझेंगे कि वो रशिया का एक और ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका यूरेशिया में किसी प्रकार से अपना एंगेजमेंट यहाँ पर ला ही ना पाए। खैर, रशिया के इस पूरे व्यवहार को तो अब आप समझ गए, और रशिया आज की डेट में यूरेशिया में या आज की डेट में इंटरनेशनल स्तर पर, विश्व स्तर पर डॉलर को कमजोर करने में कैसे लगा ये बात तो आप समझ गए। पर कई बार मेरे मन में एक संकोच ये होता था कि मैं व्लादिमीर पुतिन की सोच को और उस इंसान के, उस व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पाता था। तो मैंने एक बार अपने एक मित्र जो कि इंडिया में पोस्टेड हैं और रशिया के एक डिप्लोमेट हैं, मैंने उनसे एक बार चर्चा करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि आफ्टर ऑल व्लादिमीर पुतिन की सोच है कैसी। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताई, और इस दिलचस्प कहानी से मैं ये वीडियो को समाप्त भी करूंगा, और आप इस दिलचस्प कहानी को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरा खेल जो पुतिन आज कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। उन्होंने बताया कि जब रशिया में डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग होती है, और डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग के बाद जब उनको फाइनली मतलब सर्विस में लिया जाता है, तो उस समय पुतिन आके सारे रशिया के डिप्लोमेट्स को एड्रेस करते हैं। और वो बता रहे थे कि जब पुतिन उनको एड्रेस करने आए तो पुतिन ने उस समय अपने बचपन की एक कहानी उनके साथ शेयर करी। उन्होंने बताया, पुतिन ने उन रशियन डिप्लोमेट्स को, कि जब वो छोटे थे तो वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहते थे,
और उस समय वो बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर में एक डंडी लेके अपने घर में चूहे के पीछे वो भागते थे। और जब वो डंडी लेके चूहे के पीछे भागते थे तो पुतिन ने बताया कि चूहा इधर उधर भागता रहता था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता था कि जब वो चूहा एक ऐसे कॉर्नर पे आ जाता था कि जिस कॉर्नर के बाद अब वो चूहा वहां पर आके फंस जाता था। अब वो घर के उस कोने में आके फंस गया, वो एक ऐसे कॉर्नर पे आके फंस गया कि जहां से अब वो बाहर तो जा नहीं सकता। तो पुतिन ने बताया उन डिप्लोमेट्स को कि मैंने उस चूहे के व्यवहार को देखा और चूहे के व्यवहार से ये समझ आया कि जब वो चूहा उस कॉर्नर में आके फंस गया तो वो चूहा उस समय पैनिक करने लगा और वो पैनिक ये करने लगा कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो उस केस में पुतिन ने बोला कि मैंने चूहे का जब व्यवहार ऑब्जर्व किया तो वो पैनिक में चूहे ने उल्टा होकर पुतिन के ऊपर आक्रमण कर बैठा। वो पुतिन के ऊपर ही कूद के आ गया और पुतिन के पीछे भागने लगा। और इस केस में वो छोटा बच्चा जो व्लादिमीर पुतिन था वो चूहे के डर से कि चूहे ने ही पुतिन के ऊपर आक्रमण कर दिया, उसके बाद वो चूहे ने पुतिन को पूरे घर में भगाया और इवेंचुअली वो चूहा वहां से निकल के भाग गया। दोस्तों, ये सुनने में तो आपको बड़ी अजीब सी कहानी लग रही होगी, लेकिन आज पूरे वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई, अगर आप इस पूरे वीडियो के थॉट को इस चूहे के एनालॉजी के साथ समझेंगे तो पुतिन ने उन डिप्लोमेट्स के सामने कोई हल्की बात नहीं बल्कि एक बहुत गहरी बात की थी। और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अब वो चूहा कौन है और चूहा क्या कर रहा है, और चूहा अगर आज की डेट में अटैक करेगा पुतिन के ऊपर तो उसकी वजह से क्या होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से अब आपको यूरेशिया का पूरा खेल समझ आया। आने वाले वीडियोस में और ऑपरेशंस के तहत रशिया और यूएस के बीच में ये जो स्पाई गेम्स चल रही हैं इनके बारे में और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।